Hello everyone, welcome again to my class of political science, and today we will be going to continue second part of chapter 2nd, the end of biopolarity. Yesterday we have discussed about the Soviet system and how Soviet system came to the verge of stagnation, कि भाई वो कैसे एक बिल्कुल बिखरने के कगार पे आ गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया था. So let's continue our next topic, disintegration of Soviet Union and Gorbachev. Mikhail Gorbachev, he was the famous leader or the last leader of Soviet Union, and he introduced information program of Perestroika and Glasnost. यानी कि जो आपके ये लीडर हैं मिखाइल गॉर्बाचोव, ही वॉज द फेमस लीडर ऑफ सोवियत यूनियन और लास्ट लीडर भी थे, एंड ही बिकेम जनरल सेक्रेटरी इन 1985 ऑफ सोवियत यूनियन. इनको वहाँ का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था. अब है कि इन्होंने यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की क्यों सोची. रिफॉर्म्स मीन्स बदलाव, सुधार. वो क्यों ज़रूरी थे, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Reformation was necessary to keep Soviet Union abreast of technological and information innovations of the West. And that's why at this crucial stage Gorbachev decided to normalize relations with the West and democratize the Soviet system by introducing reforms like Perestroika, Glasnost and Ustroy. इनके मीनिंग जो दिए हुए हैं वो है, पेरेस्ट्रोइका मीन्स रिस्ट्रक्टिंग यानी किसी चीज़ को दोबारा से बनाए जाना, ग्लासनोस्ट में ओपननेस, एंड यूस्कोनी इम्प्रूविंग द इकोनॉमी. इन सारी चीज़ों को जो रिफॉर्म करने के बारे में सोचा गया था वो इसलिए क्योंकि यूएस की जो टेक्नोलॉजी थी या जो मिलिट्री पावर थी वो बहुत कम थी या पीछे थी इन कंपैरिजन टू वेस्ट. Or to keep USSR well informed of the information and technology of the West, these reforms should be started. भाई उनको हम compete कर सकें, वेस्टर्न कंट्रीज़ को compete कर सकें, इसके लिए मिखाइल गोर्बाचोव ने यहाँ पर इन रिफॉर्म्स को करने के बारे में सोचा था. लेकिन ये भी जो भी सारे रिफॉर्म्स किए जाने थे वो बहुत तेज़ी से नहीं, यानी जो भी चीज़ें करनी है वो स्टेप बाय स्टेप करनी थी. अब कोई लीडर है, मानो वो अचानक आकर उसके हाथों में पावर आ जाती है, वो अचानक से आके कहे कि भाई मुझे सारी जो ब्लैक मनी है वो मुझे हटानी है कंट्री से, और ये सारी जो नई पॉलिसीज़ हैं ये इम्पोज करनी है. जैसे इंडिया में भी मोदी जी ने डीमोनेटाइजिंग किया था, तो उस टाइम पर बहुत से लोग थे जो उसके फेवर में नहीं थे. तो वो ही चीज़ें यूएसएसआर या सोवियत सिस्टम के अंदर भी यही चीज़ें हो रही थी कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, जो रशिया थी या बाकी नेशंस जो थे, जैसे बाल्कन नेशंस थे, रशिया थी, यहाँ के लोगों ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो इससे पहले, यानी कि जब तक मिखाइल गोर्बाचोव यहाँ के लीडर नहीं बने थे उससे पहले रेड आर्मीज़ के थ्रू उनको सप्रेस किया जाता था, उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाई जाती, उनको बोलने नहीं दिया जाता था. लेकिन अब कंडीशंस आर बिल्कुल चेंज. अब जो गोर्बाचोव हैं वो उनको बोलने की पूरी परमिशन दे रहे हैं, राइट टू स्पीच है कि भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके सामने रखो. क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू इनिशिएट सम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि अब वो देश के अंदर कुछ राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना चाहते हैं. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाकी मेंबर्स थे हु वर द हेडलाइनर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, दे वर नॉट हैप्पी. वो लोग खुश नहीं थे, यानी जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा कट्टर थे, बहुत फॉलो करते थे उसको, वो लोग खुश नहीं थे इन सारी चीज़ों के थ्रू. क्योंकि अगर ये सब बदलाव होता तो उनकी पावर या जो भी अभी तक उनका कंट्रोल चल रहा था वो उनके हाथों से चला जाता, इसलिए वो लोग नहीं चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट हों. तो इसके कारण इन 1991 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, एंड दैट वाज कॉल्ड ऑगस्ट कूप, यानी उसको ऑगस्ट कूप के नाम से भी जाना जाता है. कूप मीन्स
किसी के शासन को बदल देना, तख्ता पलट कर देना। मानो अभी जैसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम पर आपके इंडिया के हों और उनको हटाकर रातों रात कोई दूसरा बना दिया जाए या बन जाए अपनी पावर के थ्रू, तो वो कहलाता है कूप। तो यही हुआ 1991 में। इस टाइम पर जो गोर्बाचेव थे वो किसी वेकेशन पर गए हुए थे, तो जो बाकी पार्टी मेंबर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स थे, उन्होंने उनसे बात की और कहा कि भाई या तो आप यूएसएसआर के अंदर इमरजेंसी इम्पोज कर दो या फिर रिज़ाइन कर दो, और नहीं तो जो भी आपने रिफॉर्म स्टार्ट किए वो बंद कर दिए जाएं। लेकिन गोर्बाचोव ने उनकी एक भी नहीं मानी, भाई जो करना है वो करो, इस तरीके की बातें हुई। तो वो तो वहाँ पर थे नहीं गोर्बाचोव, इसके लिए बाकी लीडर्स ने वहाँ पर इमरजेंसी इम्पोज कर दी, अपनी मर्जी वहाँ पर चलानी शुरू कर दी। और तभी यहाँ पर एज अ नेशनल हीरो एक लीडर का आना होता है, एंड दैट वाज बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन जो थे वो एक नेशनल हीरो के रूप में यहाँ पर इमर्ज हुए, और उन्होंने इस कूप को, यानी जो भी ये तख्ता पलट हुआ, उसको उन्होंने पूरी तरीके से गलत बताया। और बोरिस येल्सिन को वहाँ की जनता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के पीछे रीज़न यही था क्योंकि इस टाइम तक आते आते जो लोग थे उन्होंने गोर्बाचोव के अंडर में डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये जो सारी चीज़ें थी उनको एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था, विच वॉज नॉट गिवन बाय द कम्युनिस्ट पार्टी अर्लियर। यानी जो सारी चीज़ें कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको पहले प्रोवाइड नहीं करवाई थी, वो गोर्बाचोव के आने के बाद उनको मिली। इस वजह से उन्होंने बोरिस येल्सिन को यहाँ पर सपोर्ट किया। अब आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया होगा एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज पावर। नाउ पावर बिगिन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर्स टू द रिपब्लिक्स। यानी कि अब वो कंडीशंस आ गई थी कंट्री के अंदर कि जो पावर अभी तक सेंटर के पास में थी वो अब धीरे धीरे शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी रिपब्लिक्स के पास। यहाँ पर सेंटर की जो बात चल रही है, सेंटर पावर की जो बात हो रही है, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। अभी तक सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही थी, कोई और लीडर नहीं था, मतलब बाकी पार्टीज नहीं थी, तो सारी जो सेंट्रल पावर थी वो इस कम्युनिस्ट पार्टी के ही हाथों में थी, इसकी मनमानी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे अब लोग इसके अगेंस्ट खड़े होने लगे थे। जो बाकी रिपब्लिक्स हैं, स्पेशली ईस्टर्न यूरोपियन जो रिपब्लिक्स थी, बेलारूस, लिथुनिया, अल्बानिया, ये सारी जो कंट्रीज़ थी, इन्होंने अब इसको फॉलो करने से साफ मना कर दिया था और ये चाहती थी कि भाई जो भी पावर्स हैं वो हमारे हाथों में आ जाएं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पावर्स बिगिन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स। But Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with Soviet Union. अब भाई जो कुछ रिपब्लिक्स हैं, मेन ईस्टर्न यूरोपियन जो रिपब्लिक्स हैं, वो तो चाहती हैं कि वो उससे अलग हो जाएं, अपने पास खुद की पावर चाहती हैं। लेकिन जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, दे डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, और वो चाहती हैं कि भाई वो सोवियत यूनियन के साथ ही बनी रहें। अब ऐसा क्यों था? वो इसलिए बिकॉज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर वेरी पुअर। जो यहाँ की रिपब्लिक्स थी वो कहीं ना कहीं गरीब थी इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। यानी जो ईस्टर्न यूरोपियन रिपब्लिक्स थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, और उनसे जो भी टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे थ्रू कम्युनिस्ट पार्टी या थ्रू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो यूज़ होते थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर। तो भाई आपका पैसा, मानो कोई भी हो कि जिसके पास पैसा, और वो पैसा उनके खुद के फ़ायदे में ना आकर दूसरे देशों के फ़ायदे में लगाया जा रहा है, दूसरे लोगों पर लगाया जा रहा है, तो लोग क्या होंगे? परेशान होंगे, वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। एक रीज़न ये था, और दूसरी तरफ रीज़न ये भी था कि दोनों का ही जो एरियाज़ हैं, ईस्टर्न यूरोपियन रिपब्लिक्स का और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का, वो बिल्कुल ही अलग था। यहाँ के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो थी, यहाँ पर ज़्यादातर रहने वाले जो सोसाइटी थी वो थी ज्यूज़ थी, मुस्लिम्स थे,
और दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर वाइट पीपल थे। तो इसलिए भी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और वो अलग होना चाहते थे। दूसरी तरफ कि ज़्यादातर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो ये पावरफुल कंट्रीज़ थी, यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी मिल चुकी थी। तो बाकी एरियाज़ में भी जो ईस्टर्न यूरोप रिपब्लिक्स थे वो भी चाहते थे कि उनको डेमोक्रेसी प्रोवाइड हो, उनको भी इक्वालिटी मिले, दूसरे तरीके के राइट्स मिले जो बाकी देशों की गवर्नमेंट्स उनको प्रोवाइड करवा रही हैं। इसलिए इन्होंने अपने आप को सोवियत यूनियन से अलग करने की बात करनी शुरू कर दी। So in December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Belarus and Ukraine disintegrate with सोवियत यूनियन, यानी कि जितनी भी ये तीन मेन रिपब्लिक्स थी जो ईस्टर्न यूरोपियन पार्ट में आती थी, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, मेन जो थी रशिया थी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर, और बेलारूस और यूक्रेन आपकी आती हैं ईस्टर्न यूरोपियन रिपब्लिक्स के अंदर। तो ये तीन बड़ी जो रिपब्लिक्स थी, इन्होंने बोरिस येल्सिन की लीडरशिप में अपने आप को सोवियत यूनियन से अलग कर लिया, डिसबैंड कर लिया। दे अडॉप्ट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी फॉर पोस्ट कम्युनिस्ट, फॉर पोस्ट सोवियत ब्लॉक। अब उन्होंने इन सारी रिपब्लिक जो अभी तक फॉलो करती आ रही थी कम्युनिस्ट सिस्टम, नाउ दे अडॉप्ट कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने यूएसएसआर यानी जो वेस्टर्न ब्लॉक था उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उसको अडॉप्ट कर लिया। और जैसे ही उन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट करी, दिस लेड्स टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा। यहीं से एक जो कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था उसका ख़त्म होना माना जाता है। अब इन रिपब्लिक्स के अलग होने से कोल्ड वॉर कैसे ख़त्म होगी, तो वो इसलिए बिकॉज दिस कोल्ड वॉर इज़ मेनली बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल वॉर, यानी कि जो भी ये वॉर थी वो मेन बेस थी आइडियोलॉजिकल वॉर के ऊपर, कि दोनों की जो आइडियोलॉजी थी, भाई यूएसए की थी कैपिटलिस्ट सिस्टम और यूएसएसआर फॉलो करता था कम्युनिस्ट सिस्टम। तो दोनों ही अपने अपने जो फॉलोअर्स थे या अलायंसेस थे, इन दोनों ही आइडियोलॉजीज के बेसिस पर बनाना चाहते थे। तो जब ईस्टर्न ब्लॉक ने यानी कि यूएसएसआर की जो रिपब्लिक्स थे उन्होंने खुद ने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो भाई वॉर तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जब कोई डिफरेंस ही नहीं रहे, जिस आइडियोलॉजी के पीछे हम भाग रहे थे वो आइडियोलॉजी हमने छोड़कर दूसरे की आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, तो इसके कारण यहीं पर कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। और इस डिसइंटीग्रेशन के बाद 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, एंड इन 1991